नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विजेंद्र सिंह। आइए हम बात करते हैं इस आर की नई सीरीज के अंतर्गत नए उस टॉपिक की तरफ, जहां जान पाएंगे कि इस टॉपिक का कितना एक वेटेज रहता है आर के एग्जाम में, जो कि 5 दिसंबर को होने वाला है। साथ में जानेंगे कि इसके लिए हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, लास्ट मोमेंट पे हमें किस तरीके से इस टॉपिक को रेडी करें जिससे कि हम लोग जितने भी प्रश्न आएंगे इस टॉपिक से वो कर पाएँ। तो आज इस टॉपिक श्रृंखला में हम 3-4 चीज़ों बातें करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि इसका एक आधारनुमा स्ट्रक्चर क्या होता है, साथ में जानेंगे कि लास्ट ईयर पेपर से इस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आए, और फिर कुछ प्रश्नों का भी हम अभ्यास करेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो 3 चरणों में या 3 स्टेप से इस कहानी को आज आपके सामने प्रस्तुत लेकर हूं मैं। देखिएगा, सेंसस, जनसंख्या और नगरीकरण अगर देखा जाए आर के एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोग लगभग जो है प्रत्येक वर्ष 6-7 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन के अराउंड, लगभग ये मान के चलेंगे 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में आपको ये यहां से प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। अब एक बेसिक नुमा अगर देखा जाए तो सेंसस की जनगणना के बारे में इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। कब से इसको स्टार्ट किया, वर्ल्ड स्तर पे कैसे किया, इंडियन लेवल पे कैसे किया, इन सब कहानी को जानने के लिए आप सब जानते हैं कि इसके लिए मार्केट में एक बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। बट मुख्य बातें हम आपसे करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें जनगणना एक नगरीकरण से जो प्रश्न आते हैं आर के एग्जाम में, तो अगर लास्ट मोमेंट पे हमें ये पता चलता है कि हमें कहां से कितने प्रश्न आते हैं, उनको बटोरना होता है। और उन्हें बटोरने के लिए अगर 140 प्रश्न आया तो मान के चलें कि 5 से लेकर 10 प्रश्न जो हैं प्रत्येक वर्ष लास्ट ईयर पेपर से एनालाइज किया, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी किया है, वो आर के एग्जाम में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर 5 से 10 क्वेश्चन के बीच 6-7 क्वेश्चन अगर आप डायरेक्टली कहा जाए 1 या 2 या 3 दिन की क्लासेस में या 2-3 दिन की 1 बाय 1 करके तैयार कर लेंगे, तो आप सोच के चलिएगा कि 140 प्रश्नों से हमें लगभग क्वालिफाई करने के लिए 140 जीएस का सामान्य अध्ययन का होगा और 60 हिंदी का होगा, कुल मिला के 130 क्वेश्चन सही करने हैं। और 130 क्वेश्चन में से यहाँ पे 80 प्लस तो जाना ही पड़ेगा, और 80 प्लस में से लगभग जब 5 से 10 क्वेश्चन के बीच यहाँ से आ रहे हों तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण रोल अदा कर लेता है। तो पहले जानेंगे कि जो इसका एक स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ से आर एग्जाम में करना चाहिए, उसका एक प्लान देख लीजिएगा। पहले सेंसस जनगणना जो है, इसकी संरचना क्या होती है, इसका प्रशासनिक स्वरूप कौन से आर्टिकल में रखा गया है, कौन करता है, कैसे करता है, किस लेवल पे की जाती है, आर्टिकल 246 क्या कहना चाहता है, या राष्ट्रीय स्तर पर कौन इसमें नियुक्त किए जाते हैं, ये इसका प्रशासनिक दायरा बन जाएगा। साथ में इसका जो जनगणना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कैसे स्टार्ट हुआ, 1872 से हमने कौन सी जनगणना स्टार्ट करी है, किसने करी, लॉर्ड मियो ने कब करी, है ना, लॉर्ड रिपन ने कब करी, 1881 से कैसे हुई, नियमित जनगणना कैसे हुई, ये नियमित जनगणना के उपरांत जो 1950 के उपरांत जो कौन सी जनगणना है 2011 वाली या 2021 में अब होने वाली है, 21 में होने वाली थी, जो उसको आगे रन किया जा गया है। तो ये मूलभूत बात है, इसकी आपको होना चाहिए। ये क्लस्टर सर्वे में आईने अकबरी में कैसे अकबर ने उसकी जनगणना कराया, ये थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। अगर ये पता होगा तो आपके जितने भी प्रश्न यहां से बनेंगे वो आप कर पाएंगे। साथ में जनसंख्या को लेते हुए जो सिद्धांत हमारे आए हैं, माल्था सिद्धांत क्या कहता है, मार्क्स सिद्धांत क्या कहता है, अनुकूलन सिद्धांत क्या बोलते हैं, जनानिकी संक्रमण सिद्धांत क्या बोलते हैं, इन मूलभूत सिद्धांतों को किसने पेश किया, कैसे पेश किया, इसमें क्या किया जाता है, जन्म दर ज्यादा कहाँ होती है, मृत्यु दर कैसे होती है, इनकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इनकी 4 से 5 अवस्थाओं में इनको रखा गया, तो उन अवस्थाओं में कैसे कैसे किसमें ज्यादा किसमें कम होती हैं, ये मूलभूत बातें अगर आपको पता है तो आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पूरे दायरे को कवर कर पाएंगे। आगे कुछ नीतियां हम लोगों ने, जनसंख्या की नीति है, जनसंख्या नीति 2000 में क्या इंप्लीमेंटेशन किया हमने, उसका लक्ष्य क्या रखा था, ये सारे प्रश्न पूछता रहता है। हम सारे प्रश्न जो अभी लेके आने वाला हूं आपके सामने वो लास्ट ईयर प्रीवियस पेपर से आए हुए आर से उठाएंगे और आपको दिखाएंगे ये प्रश्न कहां से आते हैं। तो प्रश्न जो है इसका जनगणना का 2 तरह से बनेगा। एक तो उसका एक कंसेप्ट नुमा बनेगा। कंसेप्ट नुमा मतलब उसका आधार नुमा, कुछ सिद्धांत होंगे या कुछ परिभाषित चीजें होंगी कि ऐसा करने से ऐसा हुआ, कि निर्धन ज्यादा होने से क्या जनसंख्या का बढ़ाव होता है। तो ये सारी बातें हम इसमें कर सकते हैं। साथ में कुछ आंकड़े होंगे, तो आंकड़ों को, कंसेप्ट को मिला के पूरा आधार नुमा बनता है। और वहां से कभी ये भी आधार से भी प्रश्न आ जाएगा और आंकड़ों से भी प्रश्न आएगा। अब आंकड़े कहां से पूछेगा, लास्ट जो जनगणना हमारी हुई थी 2011 की हुई है, तो अब 2011 की जनगणना में जो बेसिक आंकड़े होते हैं जो एग्जामिनर लगातार पूछता रहता है, उन आंकड़ों की चीजों को अगर देखा जाए तो कौन कौन से आंकड़े आपसे पूछता है, ये चीज आपके दिमाग में एक सिस्टमेटिक तरीके से दिमाग में स्टोर हो जानी चाहिए। जैसे आयु का पिरामिड
अब आयु पिरामिड क्या होता है, आयु पिरामिड कितने प्रकार का होता है, 0 से 14 ईयर के हम लोग कहाँ रखते हैं, या 14 to 65 कहाँ रखते हैं, 49 कहाँ रखते हैं। साथ में आयु के वर्ग जो है इनको वर्गों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो एज का हमारा सेक्टर है उसको कैसे कैसे बांटा गया है ये पता होना चाहिए आपको। साथ में आयु के जो सूचकांक है, इंडेक्सेस है हमारे एज के, वो कैसे हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। फिर जानेंगे बहुत सारी बातें जो आप जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की वो कैसे होती है, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, इस डेंसिटी में सबसे अधिक डेंसिटी पूरे इंडिया में किसके पास है, किस राज्य के पास है, उस राज्य के आंकड़ों को अगर देखा जाएगा तो उस राज्य में किसके जिले के पास है। इस तरीके से पूरा एक डेंसिटी का पूरा एक घनत्व का दायरा निकल के आ जाएगा। साथ में जानेंगे सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात क्या होता है, लिंग अनुपात निकालते कैसे हैं, लिंग अनुपात निकालने के साथ लिंग अनुपात अधिक कहाँ का है, न्यूनतम कहाँ का है, अधिक होने की क्या क्या वजह है, न्यूनतम होने की कौन कौन सी वजह है। फिर राज्य स्तर पर अगर आएंगे तो राज्य स्तर में किस किस जिले का लिंग अनुपात ज्यादा है, किस जिले का लिंग अनुपात कम है। ये सारे इसके एस्पेक्ट 1 by 1 करके आप रेडी कर लेंगे तो यहां से आने वाले प्रश्न आराम से बन जाएंगे। तो ये एक दायरा बनाइएगा, और जैसे मान लीजिएगा आपने सेक्स रेशियो पे काम करना, तो सेक्स रेशियो पे काम करने के लिए आपके दिमाग में कुछ आंकड़े प्रस्तावित होने चाहिए। जैसे सेक्स रेशियो निकालते कैसे हैं, सेक्स रेशियो निकालने के लिए क्या यूज किया जाता है, मेल फीमेल का क्या रेशियो माना जाता है। उसके उपरांत हाल ही में 4-5 पॉइंटों को दिमाग में रखिएगा कि मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहां पर है और मिनिमम कहां पर है। इस मैक्सिमम को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा कि भाई मैक्सिमम में स्टेट में कहां पर है और यूटी में कहां पर है ना। ऐसा कर लेंगे, मिनिमम में भी कर लेंगे। इसके बाद अंदर जाएंगे, भाई ऐसा कौन सा स्टेट है जहां मेल फीमेल का सेक्स रेशियो जो है अलग अलग है। तो ये कुछ बातें अगर आपके दिमाग में आंकड़ों नुमा होंगे 2011 की जनगणना को लेते हुए, तो आपके ये लगभग 5 से 10 प्रश्न जो आने वाले हैं इस टॉपिक से वो निरंतर बनते हुए चले जाएंगे, और जब वो बन जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि आप आराम से उसको कर पाएंगे। उसके उपरांत अगर हम लोग देखें, इसके बाद शिशु लिंग अनुपात क्या होता है ना, शिशु लिंग अनुपात क्या होता है, हमारे पास दशकीय वृद्धि क्या होती है। मान लो पहले जनसंख्या कितनी थी, अब वृद्धि हुई है। अगर कई बार पूछा भी गया है कि यूपी की जनगणना में जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है, या भारत की जनगणना में या भारत की जनसंख्या में कितना % की वृद्धि हुई है, सारे प्रश्न ये पूछता रहता है। ये जनगणना के जो आंकड़े हैं, जनगणना के जो प्रश्न हैं आरओ के एग्जाम में, वो आंकड़ों से रिप्रेजेंट प्रश्न ज्यादा होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इन सारे आंकड़ों को एक सिस्टम वे में सजा लीजिएगा और 1 या 2 पेज में उसको मॉडिफाई करके सिनॉप्सिस वे में कंठस्थ कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा साक्षरता करेंगे, तो साक्षर लिटरेसी अगर आप करेंगे साक्षरता, तो पहले एक लाइन लिख लो साक्षरता निकालते कैसे हैं। भाई जिसकी उम्र 7 साल से ज्यादा है उस बच्चे के आंकड़े को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी पूछा गया प्रश्न है। फिर निकालिएगा कि मैक्सिमम, अब मैक्सिमम को 2 लाइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैक्सिमम में यूपी का स्टेट का कहां पर है, स्टेट में सबसे अधिक कहां लिटरेसी है, साक्षरता है, और यूटी में कहां पर है। फिर मिनिमम में कर लीजिएगा। ऐसे करने से 3 लाइनें में ये इसके आंकड़े आपके दिमाग में आ जाएंगे, और फिर उसका 2-3 मतलब कह सकते हैं पेजों में उसका पूरा इसका नोट्स बन जाएगा। राइट, क्या प्रजनन दर क्या होती है, लिंग अनुपात क्या होता है, साक्षरता क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी बातें आपके दिमाग में चीजें बन जानी चाहिए। घनत्व क्या होता है, जनसंख्या क्या होता है, जातीय आंकड़े का कई बार पूछा भी गया है। सबसे अधिक जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं वो जनसंख्या के आधार पर कौन से स्टेट्स में रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में SC ST के जितने भी लिखा हुआ है, विकलांग जनसंख्या कितनी है पूरे इंडिया के पास, उस विकलांग में सबसे विकलांग कहाँ रहते हैं, विकलांग होने के कौन कौन से मूल कारण हैं, ये सब चीजें एक सिस्टमेटिक वे से बन जाएंगी। साथ में धर्म आधारित अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे सिख जनसंख्या है वो किस राज्य में निवास करती है, ये पंजाबी जनसंख्या कह सकते हैं कि जो जैन जनसंख्या कहाँ निवास करती है, हिंदू जनसंख्या निवास कहाँ करती है, सारे आंकड़े धर्म के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे जो 2011 की जनगणना को लेते हुए रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रामीण शहरी जनगणना के जितने भी आंकड़े अगर आपसे पूछा जाएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक शहरी जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक राज्य कौन सा है, तो आपके दिमाग में पिक्चर हो जानी चाहिए कि सबसे अधिक जनसंख्या है सर्वाधिक वो कौन से राज्य के पास है, महाराष्ट्र के पास है। लेकिन अगर डिपेंड करता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो फिर राज्य चेंज हो जाएगा, वो गोवा बन जाएगा। तो मित्रों ऐसे पूरा इसको सिनॉप्सिस वे में आप रेडी कर लीजिएगा। यहाँ से 5 से 10 प्रश्न के बीच 6, 7, 8 प्रश्न लगभग बनते रहते हैं प्रत्येक वर्ष। अगर आप पूरी जनगणना को कंठस्थ लास्ट टाइम में कर लेंगे तो आरओ के एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं उनको आप आराम से कर पाएंगे। आइए करते हैं कुछ प्रश्नों का अभ्यास, हम उसमें जानेंगे कि उसके अंतर्गत मूलभूत बातें कौन सी हैं और कैसे प्रश्न आरओ के एग्जाम में यहाँ से टॉपिक से पूछे जाते हैं। हम इस पे 1 by 1 करके चर्चा करेंगे, उसके जितने एस्पेक्ट बन सकते हैं उन पे हम लोग एक एक करके चीजों को कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इसमें क्या लिखा है एक बार देखने का प्रयास करें।
नीचे दो कथन दिए गए हैं और उसमें एक को अभिकथन कहा गया, दूसरे को कारण कहा गया। मतलब पहले का उसका एक स्टेटमेंट दिया गया, दूसरे का रीजन दिया गया है और उसमें फिर कहा गया है कि क्या बात कर लेते हैं, देख लीजिए क्या है अभिकथन में। नगरीकरण और औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, मतलब नगरीकरण जो है औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, ये बात एक उसके बेसिक आधार से आई है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, नगरीकरण जो है औद्योगिकरण का करता है। नगरों में खेती तो होती नहीं है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को यानी कह सकते हैं इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है। इंडस्ट्री कैसी भी हो सकती है, इसका मतलब क्या है, पहला कथन क्या है, इसका एक राइट है। दूसरा, विकासशील देशों की जो जनसंख्या है, नगरीकरण है अपने आप में एक आंदोलन है। ये आंदोलन जो वर्ड है थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग थोड़ा अनुसरण करता है, इसका मतलब नहीं कि सारी चीजें इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ी सी इसकी व्याख्या क्या है, अलग की गई है, ये व्याख्या थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो इसके हिसाब से अगर हम जाएंगे तो यानी कथन दोनों ही ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड उसने बोल दिया, नगरीकरण का कहीं ना कहीं से लिंक बोल दिया। और जब लिंक दिया है तो पहला ऑप्शन सही ना मानते हुए हम बी ऑप्शन को सही मान लेंगे कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं है। ये थोड़ा सा इसमें डिफेंस कर लेंगे क्योंकि ये इससे रिलेवेंट करता तो है बट पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या नहीं करता है। तो ऐसे प्रश्नों को अगर हम लोग देखा जाए तो ये आधारनुमा प्रश्न है और ये आधारनुमा प्रश्न आपके दिमाग से ही बनेंगे। साथ में जब तुम्हारे पास आंकड़े होंगे कि आंकड़े नगरीकरण में ऐसा होने से ऐसा होता है तो आपके दिमाग में बनेंगे। अब तुमसे कोई पूछा जाए कि भैया नगर किसे कहते हैं, तो नगर किसे कहते हैं जहां पर 75 जनसंख्या कीर्ति में लिप्त ना हो, तो आप दिमाग में बनेगा क्वेश्चन। तो घनत्व कितना होना चाहिए, सारे आंकड़े हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, यहां से क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करें। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया एक बार देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें नगरीकरण का जो स्तर है, 2011 की जनगणना के आधार नगरीकरण का जो स्तर है वो कितना है, सबसे निम्न का सबसे कम है निम्न में से। इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो आंकड़े हैं वो कितना है, ये आपको बताने का प्रयास करिएगा कि सबसे अधिक जो जनसंख्या का नगरीकरण, जनसंख्या में जनगणना में जो नगरीकरण है वहां पे उस राज्य में परसेंटेज कितना है अकॉर्डिंग टू नगर का। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखना चाहें तो इसके बिहाफ से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उस 4 ऑप्शनों के आंसर कौन कौन से हो सकते हैं एक चीज देखने का इस पर प्रयास करिएगा। सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं हम लोग तो लगभग पश्चिम बंगाल की जो जनसंख्या है, लगभग 31% लगभग नगर में निवास करती है। मिजोरम की जो जनसंख्या है लगभग वो 52% जो है नगर में निवास करती है। अगर हरियाणा की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे तो हरियाणा की लगभग 34% जनसंख्या जो है वो नगर में निवास करती है। उसके बाद अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जनसंख्या जो है लगभग 33% नगर में निवास करती है। अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे निम्न की बात कर रहा है, निम्न स्तर मतलब सबसे कम किसका है। तो आप इन 4 ऑप्शन में खुद देख पा रहे होंगे कि सबसे अधिक जो जनसंख्या का निम्न स्तर है जो शहरों में निवास करता है वो पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ ये जो प्रश्न आया है वो शहरीकरण से आया है। अब शहरीकरण के आंकड़े जब तुम्हारे दिमाग में होंगे तो इस प्रश्न को करने में आप आराम से सक्षम होंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एक बार देखने का प्रयास करें क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ें। क्या लिखा है, 2011 की जनगणना के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है। अब देखिएगा, अब यहां साक्षरता की बात कर रहा था, तो साक्षरता के आंकड़े अगर आपके दिमाग में हैं तो सारे प्रश्न करने में आप सक्षम होंगे। अब साक्षरता में भी किसकी बात कर रहा है, ये यूटी की बात कर रहा है। अब यूटी की जब वो बात कर रहा तो यूटी के 2 आंकड़े आपके दिमाग में हो जाने चाहिए कि सबसे अधिक साक्षरता जो लिटरेसी है वो किस क्षेत्र की है और सबसे जो कम है वो कहाँ की है। तो अगर सबसे अधिक की बात करेंगे तो लक्षद्वीप की है और सबसे कम जो है वो दमनद्वीप की है। तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम इसका आंसर क्या बन जाएगा, दमन और दीप बन जाएगा। तो ऐसे प्रश्न सारे आरओ के एग्जाम में आते हैं और ये सारे प्रश्न जो है वो आरओ के एग्जाम में आए हुए हैं जिनको हम लोग 1 बाय 1 करके प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको सारे साक्षरता के आंकड़े नहीं पता है तो एक बार सबको रिवाइज करने का प्रयास करें। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है।
अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 2011 से लेकर 2001 से लेकर 2011 के अंतर्गत जो आंकड़े हैं उसमें कमी की है, मतलब वृद्धि नहीं की है, कमी की है। सबसे कम किसने किया है? मान लो जहां पहले 4 बच्चे थे अब वहां से 5 हुए, और किसी दूसरे राज्य में 4 थे वहां पे कितने हो गए? 18 हो गए। तो मतलब जहां कमी किसने की है और जहां वृद्धि किसने की है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन अच्छा है। एक ही ऑप्शन कई बार ये पूछा जा चुका है। इसका जो आंसर बनेगा वो नागालैंड बनेगा। और नागालैंड ने -0.6% की क्या की है? कमी की है। मतलब जहां 1 था उसमें से इतना % घटा दिया। इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 2011 का क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब आप सब जानते हैं कि सबसे इंडिया के अंतर्गत 100% में से 31.2% जो है पूरा नगरीकरण है, और बाकी जो शेष बचेगा 68 पॉइंट जो भी है 89 कुछ अराउंड आएगा, तो वो क्या बन जाएगा? ग्रामीण बन जाएगा। और इस ग्रामीण में भी अगर देखा जाए तो आप ग्रामीणों के आंकड़े में अगर आपसे रिप्रेजेंट करें कि सबसे अधिक ग्रामीण जहां होंगे वहां सबसे अधिक शहर होंगे, तो सबसे अधिक जो नॉर्मली बात यहां से चीजों को समझने का प्रयास करें तो आप इसमें एक चीज देख पा रहे हो कि सबसे अधिक जो ग्रामीण है वो कहाँ है? हिमाचल में है। कितना %? 90% है। तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 10%। तो यहां से नगरीकरण की जो जनसंख्या का एक अनुपात दे रखा है वो न्यूनतम पूछा गया है, वो क्या बन जाएगा? इसका डी आंसर बन जाएगा, जिसको हिमाचल प्रदेश हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरीके से चीजों को आप आराम से 1 by 1 करके रेडी करें कि यहाँ पे नगरीकरण की अवस्था का % पूछ रहा है, तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा? हिमाचल बन जाएगा। अगला पॉइंट पूछा है आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितने % की वृद्धि हुई है? ये अच्छा क्वेश्चन है। अब एक छोटी सी बात को समझने का प्रयास करिएगा। यहां प्रश्न 2011 की जनगणना सही है, लेकिन जनगणना में कहां का नाम बोल दिया? उसने उत्तर प्रदेश का नाम बोल दिया। ऊपर से किसकी बात कर रहा है? साक्षरता दर की बात कर रहा है। और फिर ये क्वेश्चन चाह रहा है कि 11 से लेकर यहां तक 2011 से 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितने % की वृद्धि हुई है। तो ये अब आपको ये होना चाहिए कि 2001 में यूपी की जो साक्षरता थी वो कितना थी, 2011 में कितना थी। अब दोनों आंकड़े आपके पास नहीं होंगे तो उसका अंतराल तय नहीं कर पाएंगे, फिर रटेंगे उसको। तो रटने से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसको पढ़ने का प्रयास करें। तो अगर हम यूपी की जनसंख्या देखें तो लगभग 56.27% क्या थी? पढ़ी लिखी थी 2001 में। यहां कितनी हुई? 67.68% क्या हुई? पढ़ी लिखी हुई। तो इसका मतलब क्या? यूपी की जनसंख्या 2001 में सिर्फ 56.27% पढ़ी लिखी थी, और 2011 में 67.68 क्या हुई? पढ़ी लिखी हुई, यानी साक्षर हुई। तो अगर इनका कितने की वृद्धि की है तो आप खुद देख पा रहे होगे, घटाएंगे इसको तो 11 के अराउंड आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। यानी यहां पे उत्तर प्रदेश की साक्षरता के बारे में वो चर्चा कर रहा है। इस साक्षरता का चर्चा करने के लिए आपके दिमाग में पूरा एक बन जाना चाहिए ओवरव्यू। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 भी। इस तरीके से मतलब 100 क्वेश्चनों का अभ्यास आप कर लीजिएगा, मेरा मानना है। और एक बार जनगणना के जितने आंकड़े हैं वो एक बार रिवाइज कर लो, सारे क्वेश्चन आपके आरओए के एग्जाम में बन जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, बिल्कुल सही बात है। ये आपको पता होना चाहिए कि 1881 के बाद हमारे पास जनगणना लगातार की जाती है। 1891 में की गई, 2001 में की गई, लगातार की गई है। अब 2000 कब की गई है? 2011 में की गई है। तो ये 15वीं जनगणना हमारी प्रारंभ से बन जाएगी, और 1951 के बाद जो बन जाएगी 7वीं बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बात पहला कथन क्या है बिल्कुल सही है, ये आपके दिमाग में बन पा रहा होगा। आगे क्या बोला? 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांश अपरिवर्तित रही है। ये तो नॉर्मली बात है भाई, अगर चेंज नहीं हुई है तो जनसंख्या बढ़ी कहाँ? बढ़ी क्यों भाई? मतलब परिवर्तित हुई है। तो यानी इसका ऑप्शन क्या है? गलत बन जाएगा। तो यानी ए सही है इसमें, और जो इसका रीजन है वो क्या है? गलत है। तुम्हें जहां वो चीज दिखाई दे रही है उसको टिक करो और आगे बढ़िएगा। यही आपका आंसर है। क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा कि ए सही है और आगे गलत है। तो ये बेसिक आंकड़ों से प्रश्न है, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को भी एक बार देखिएगा सभी लोग।
2011 की जनगणना की लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य, मतलब एक हमने क्या थीम लगाया 2011 की जनगणना के लिए, और थीम लगाने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि कहीं ना कहीं लोगों को प्रदर्शित किया जाए कि हाँ ऐसा करेंगे तो फिर ये हमारे बेनिफिट्स होंगे या लॉस होंगे, जो भी होगा। जैसे जनगणना के लिए कौन सा आदर्श वाक्य, हमने एक वाक्य दिया, उस वाक्य का नाम था आवर फ्यूचर आवर कंट्री आवर सेंसस, पीपल्स ऑफ इंडिया आवर सेंसस, या आवर सेंसस आवर फ्यूचर। यानी हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। तो इसका जो आंसर है, तो इसकी थीम दी जब सी चंद्रमौली ने आंकड़ों को पेश किया 2013-2011 के अंतर्गत, तो वहां पे एक थीम रखा जिसका नाम था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, जिसका आंसर डी बन जाएगा। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं, आप सिर्फ जनगणना के आधार पर चीजों को रेडी करेंगे तो आनंद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहां से देखने का प्रयास करें, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन कहां से, पहले ये देखिएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर क्या है, न्यूनतम है। जो हमारा जो बाल मृत्यु दर है, जो बच्चों को चाइल्ड जो डेथ रेशियो है, वो सबसे कम कहां पर, किसने पूछा, 2011 में पूछा है। देखिएगा बड़े प्यार समझिए, 2001 में पूछा है, 2011 के भी वो पूछ सकता है। यहाँ पे कौन सबसे कम दर था, तो अगर छोटी सी बात को देखिएगा, छोटा सा इमेजिंग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। 2001 में सबसे कम, अब इसको रिलीवेंट अगर आपस में चीजों को जोड़ें, भाई मृत्यु कहां होती है, पहले ये समझिएगा, जहां पे व्यवस्थाएं कम होती हैं। व्यवस्थाएं कम कहां होंगी, सोच कहां कम होगी, जहां शिक्षा कम होगी। और जहां शिक्षा कम होगी तो सोचिएगा ऑटोमेटिक, अब जहां शिक्षा ज्यादा है तो व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से होंगी, और जहां व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से होंगी वहां मृत्यु भी कम होगी, है ना, जानकारी होगी कि समस्याएं क्या हैं। तो यहां से अगर क्वेश्चन की तरफ बिना कुछ करे जाएं, तो 2001 में जो बाल मृत्यु दर सबसे न्यूनतम थी, वो कौन सा स्टेट था, केरल था। वो केरल स्टेट था जहां पे बाल मृत्यु दर सबसे कम थी। पहला पॉइंट दिमाग में रखिएगा। लेकिन 2011 के आंकड़ों में क्या किया, जब नागालैंड ने लगातार अपनी कमी की जनसंख्या में, तो नागालैंड में जनसंख्या में कमी होने से ये आंकड़े क्या हो गए, चेंज हो गए। तो आंकड़े चेंज हुए, 2011 में सबसे कम जो हुआ वो किसका हुआ, नागालैंड का हुआ। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेगा तो आप इसके आंसर को देने में सक्षम हो जाएंगे, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 7 प्रति हजार हुई, मतलब 1000 पे सिर्फ 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है बस। तो इसके दो आंकड़े आपके दिमाग में आ गया कि बाल मृत्यु दर से प्रश्न कैसे पूछा गया है, देख लीजिएगा। अब बाल मृत्यु दर सबसे अधिक कहां पर है, सबसे कम कहां पर है, 2011 में कौन कौन से आंकड़े राज्य हैं, ये सब चीजें दिमाग में एक बार कंठस्थ करने का विषय बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की महिलाओं का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा, बताओ सेक्स रेशियो सबसे अधिक कहां का होगा, सब लोग पता होगा, सबको जानते होंगे भाई। जहां एजुकेशन बढ़िया होगी और जहां एजुकेशन, ऑप्शन देख लीजिए, इसलिए मैं हट जाता हूं साइड से, जहां एजुकेशन ठीक होगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मेल फीमेल या कह सकते हैं लड़का लड़की में कोई अंतराल ज्यादा नहीं होगा, या मानसिक विकास वो कर पाएंगे। तो जहां एजुकेशन बढ़िया है वहीं राज्य में महिलाओं का लिंग अनुपात क्या होगा, बेहतर होगा। अब वो एजुकेशन कहां बढ़िया है, केरल में, इसलिए केरल में क्या है, लिंग अनुपात सबसे बेहतर है, जहां 1084 है, मतलब 1000 पे 1084 क्या है, इसमें महिलाएं हैं, इसलिए वहां बेहतर है। तो याद रखिएगा कि सबसे लिंग अनुपात कहां पर है। तो अब आपको बन जाता है कि लिंग अनुपात सबसे अधिक कहां पर है। नंबर 2 पे कौन है, नंबर 2 पे आप जानते हो तमिलनाडु है, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश है। कुछ आंकड़े आपके दिमाग में 1 2 करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में जनसंख्या घनत्व, मतलब जो डेंसिटी है, जो एक बात छोटी सी सोचिएगा, पहले इस एरिया में अगर 2 लोग रहते थे, अब इसमें 2 की जगह 3 रहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका घनत्व क्या है, लगातार बढ़ा है। यानी उस एरिया में अधिक लोग हो रहे, इसको घनत्व कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यार जनसंख्या लगातार बढ़ी है तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ा होगा ना। आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी। अब एक छोटी सी बात को समझिएगा, 1911 से लेकर 1921 में तो लगातार कहीं ना कहीं समस्याओं कारण कमी हुई है, लेकिन 21 के बाद निरंतर क्या हुआ है, बढ़ा है। और निरंतर जब बढ़ा है तो उसने क्या ऑप्शन दिया, देखो निरंतर बढ़ा है, ठीक, लगभग स्थिर रहा तो बात गलत है, कुछ कम हुआ है ये भी बात गलत है, पहले बढ़ा था अब फिर उसके बाद घटा है, गलत बात है, देख लीजिएगा। तो अगर तीनों ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो यहां से ये तीनों पहले लास्ट वाले 3 ऑप्शन क्या गलत हैं। इसका पहला ऑप्शन ही राइट है कि जनसंख्या जो घनत्व लगातार क्या हुआ है, बढ़ा, ये इसका आंसर है। तो मित्रों, जनसंख्या के कुछ आंकड़ों को
उसके आधारनुमा चीजों को रेडी कर लीजिएगा। और जब ऐसे कर लेंगे तो ये सारे प्रश्न आरओ के एग्जाम में आए हुए हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम में आए हुए हैं, और ऐसे ही प्रश्न जनसंख्या से आंकड़ों से आते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, अगर आंकड़े दिमाग में है तो आप उसको कंठस्थ से आप रेडी कर पाएंगे। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक साक्षरता दर से पूछ रहा है। अब साक्षरता दर कैसे निकालते हैं, ये आपका एक आधारनुमा स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो इस प्रश्न को करने में सक्षम नहीं होंगे। कैसे निकालते हैं, कुल जनसंख्या में, नहीं गलत बात है। बच्चों की जनसंख्या से गलत बात है। वैक्स की जनसंख्या से गलत बात है। 7 वर्ष से उम्र के ऊपर की जनसंख्या से, ये बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक का पढ़ा लिखा है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, साक्षर मान लेते हैं। बस नाम लिखना आ जाए साक्षर मान लेते हैं। और शिक्षा में, साक्षर में और शिक्षित में बड़ा अंतर है। देश को शिक्षित होना चाहिए, साक्षर ऑटोमेटिकली इतना कोई ज्यादा विषय नहीं है। कोई नाम लिखना जानता है उससे क्या हुआ, लेकिन जो ये जानता है कि सही क्या है गलत क्या है, उसे हम लोग शिक्षित कहते हैं। शिक्षित मतलब सही गलत का अंतराल तय करना ही शिक्षित है। देश में शिक्षितों की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। चलें आगे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा है देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत कुल जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या कितना % है। देखिए बड़े आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे नगरीकरण जो पॉइंट है वो वहां से प्रश्न उठाया है। क्या लिखा है, 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या कितनी है। तो आप दिमाग में रखिए 100% जनसंख्या में से शहरी और ग्रामीण कितनी है। ये अगर आपके आंकड़े नहीं पता होगा तो आप प्रश्न को करने में क्या होंगे, इसको नहीं कर पाएंगे। तो शहरी कितनी है, 31.2% है। बाकी जो बचेगी 68.8 लगभग, तो कौन बचे, ग्रामीण बचेगी। तो यहाँ शहरी 31.2 है, तो इसका 31.2 क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर आ जाएगा। यही इसका आंसर है। तो मित्रों ऐसे ऐसे करके चीजों को रेडी करना है और निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देखने का प्रयास करें। क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। अब देखिए जनगणना की तो बात कर रहा है, लेकिन किसकी बात कर रहा है, वो यूपी की बात कर रहा है। और यूपी में जनसंख्या की दृष्टि से, परसेंटेज की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा, ये पूछा गया आपसे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपके दिमाग में पिक्चर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे यूपी की जनसंख्या के आधार पर जनपदों का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है। जैसे पहले स्थान पर कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो क्या होगा, इन प्रश्न को करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर यूपी के आंकड़े अगर आपको पता है तो पहले स्थान पर कौन है, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं। नंबर 2 पे क्या है, मुरादाबाद, जहां का मैं निवासी हूं। नंबर 3 पर जो अगर बात करेंगे तो इसमें निकल के आ जाएगा गाजियाबाद भी है, गाजियाबाद। तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा, लेकिन कभी यहां तक, यहां से आगे जाने का उसका संभवता ही नहीं है। अगर ये पूछा गया सिर्फ इसमें तो इसका आंसर क्या बन जाएगा कि यूपी का जो बड़ा जनपद है वो कौन सा है, ध्यान रखना, इलाहाबाद, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रयागराज। तो ऐसे करके उसकी पूरी स्टेट की और सेंट्रल की जो आंकड़े हैं उनको रेडी कर लीजिएगा। अब देखो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा का न्यूनतम स्तर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया, देखिएगा समझने का एक बार प्रयास करिएगा। न्यूनतम स्तर का आप मतलब समझ पा रहे होंगे कि जितना मेल कितना पढ़ा है और फीमेल कितना पढ़ा है, ये जानने का मतलब है। तो इसका जो आंसर बनेगा, अगर हम मेघालय की तरफ जाएंगे, अगर हम मेघालय की तरफ जाएं तो यहां मेघालय में अगर 75% जो मेल पढ़े हैं और 72% क्या फीमेल पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ अंतर कितने का, 3% का। तो ओनली सबसे कम जो अंतर है वो मेघालय में है। अब यूपी की बात करेंगे तो यूपी का तो आपको पता है ना, 77 और यहाँ पे कितना है, 50 के अराउंड है। तो कितना अंतर निकल के आ रहा है। तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि सबसे कम अंतर है। लेकिन देखो एक बात ध्यान रखना, आंकड़ों में वो कभी परसेंटेज नहीं पूछता है, सिर्फ एक अनुमानित निम्न अंतर कहां ये पूछ रहा है आपसे। तो ये भी आपके दिमाग में एक हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मृत्यु दर की गणना स्टार्ट की थी। अच्छा क्वेश्चन है, फैक्ट से क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से राज्य ने कहां पर किसने मृत्यु गणना की स्टार्ट की, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर मृत्यु की गणना करना सबसे पहले स्टार्ट किया, वो कर्नाटक है। याद रखिएगा, फैक्ट से क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन से 1 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि हुई है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया।
मतलब इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कौन सा 2001-2000 के दशक में भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितनी हुई है, ये आपसे पूछ रहा है। नॉर्मली बात है, सबको पता होना चाहिए। 16.17, 17.64, 16.74, 16 पॉइंट कितना 05। अभी डायरेक्टली 102 करोड़, 121 करोड़, ये देख पा रहे होंगे। अंतराल ऐसे निकाल लीजिएगा, डायरेक्टली निकल के आ जाएगा कि इसका बी ऑप्शन है। 17.64% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये 2001 के आंकड़े हैं, ये 2011 के आंकड़े हैं, ये आपसे लगातार वो पूछ रहा है। बताइए, ऐसे भी प्रश्न कोई पूछने के होते हैं, लेकिन क्या आपको एक भ्रमित करने के लिए लगातार वो प्रश्नों को बनाता रहता है। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत की जनांग की इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है। देखिए इतना पूछ रहा है आपसे, ऐसा कौन सा ईयर है जहां पर भारत की जनसंख्या में कमी आई थी। तो आप ये जानते हैं कि एक ही बार कमी आई है, और 1911 से लेकर 1921 के बीच में, इसलिए 1921 को हम लोग ग्रेट डिविडेंड ईरा कहते हैं, जिसको हम लोग ए ऑप्शन से डिनोट कर सकते हैं। बताइए, ये सारे यूपी आरओ के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जहां से प्रश्नों को एक आराम से संयम से करना है। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना। सही उत्तर के चयन हेतु निम्नलिखित दिए गए कोटों का प्रयोग भी करना है, और क्वेश्चन को बड़े आराम से समझने का प्रयास करें। स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रही है। बिल्कुल सही बात है। आप देख पा रहे हो कि जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारे पास ग्रामीण ज्यादा थे, आज ग्रामीणों की संख्या लगातार घट रही है, और शहरी क्षेत्र परसेंटेज में क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, इसमें राइट है। दूसरे की अगर हम लोग बात करेंगे, भारत में ग्रामीण जनसंख्या 67.89 और नगरीय जनसंख्या 31.2 है। पहली बात तो एक छोटी सी आंकड़े के आधार पर इसने प्रश्न दिया, बड़ा लॉजिकल पैटर्न थे, किसी की चीजों को देखना नहीं है। 2011 को क्या किया, इसने मार्क किया है। तो एक बात छोटी सोचो, अगर हम चीजों को इवैल्यूएट करें, थोड़े आराम से चीजों को समझने का प्रयास करें, क्या 32 और 67 को अगर आपस में जोड़ेंगे तो 3069 हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ इतना सा पूछा गया है कि इसमें कौन सा इसका परसेंटेज है। तो मैंने कहा, थोड़ी देर पहले बताया था कि 32 नहीं है, 31.2 है, ना कि 32.16 है। तो यानी इसके जो शहरी क्षेत्र है 2011 के अकॉर्डिंग 31.2 है, तो ये गलत बन जाएगा। और जब ये गलत, नगरीय ग्रामीण जनसंख्या उल्टी बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, गलत है। अब इसको देखो, छोटी सी लॉजिकल पैटर्न से समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैंने आपसे इसको आगे के, तो आगे वाले जितने भी ऑप्शन आपको नहीं पता है, तो उसको हम लोग आपस में जिसको इंटरलिंक कह सकते हैं, कि अगर पहला ऑप्शन सही है तो पहला देखो यहां नहीं है, तो ये गलत होंगे वैसे ही। अब सोचो, पहला यहां, अब दूसरा क्या है, गलत हो चुका है, तो ये दूसरा गलत हो चुका है, तो यहां तो होगा नहीं। तो यानी एक ही ऑप्शन बचा हुआ है जिसका नाम है 1 और 3, यानी डी ऑप्शन, इसको टिक करके भागेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो देखिएगा, 2001 में नगरीयकरण का स्तर कितना 27.81 था, बिल्कुल बात इसकी सही है। 2001 में ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज कितना 71.9 था, ये उसने गलती है। 27 इसको जोड़ेंगे तो कंप्लीट ही नहीं बैठ पाएगा ये। इसका मतलब अगर ये 2001 में ये जनसंख्या था तो बाकी जो बचेगा ये, तो इसलिए गलत बन जाएगा। तो इसकी आंसर क्या सही है, 1 और 3। तो कुछ जब आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो तो कुछ चीजों को और दिमाग में रखिएगा कि हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां से हमारा एक आध क्वेश्चन अगर दिमाग में है तो उसको भी हम लोग सही करके चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे आंकड़ों से 2001 के आंकड़े 2011 के आंकड़ों को आपस के मिला के प्रश्न को बनाया गया है। तो यानी अगर जनगणना के आंकड़े आपको नहीं पता होगा तो आप प्रश्न करने में सक्षम नहीं होंगे। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, देखो अब यहां से कभी कभी ये भी पूछ लेगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी। इसके अंतर्गत जो एक लक्ष्य था वो 2045 तक रखा गया था, लेकिन बाद में इसको कितना कर दिया गया है, अब ये पूछा गया है आपसे। तो आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या के आंकड़ों को या जनसंख्या को 245 तक हमें स्थिर करना था, परंतु हमें लगता है कि हम 245 तक नहीं कर पाएंगे, 2045 तक नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, उसकी जो एक लक्ष्य था उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 2070 कर दिया गया। ये फैक्ट से क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया लगातार है। तो इसलिए इसको भी एक बार दिमाग में कंटेस्ट करना है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी की वो बात कर रहा है। क्वेश्चन पूछने का बनता है इसमें कि सर्वाधिक संख्या सर्वाधिक है, ये पूछा है यहां से आपसे।
तो क्वेश्चन को बताने का प्रयास करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और सब लोग इसको कर भी पाएंगे। इट मीन्स आंकड़े हैं, आंकड़े याद रखिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में। हर वर्ष जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते होंगे 11 जुलाई 1987 को पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या 5 अरब हो चुकी थी। उसके उपलक्ष्य में हम हर वर्ष जो होते हैं तब से हम लोग 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। तो कुछ ऐसे फैक्ट जनगणना को लेके दिमाग में एक बार पूरा उसका ओवरव्यू इकट्ठा कर लीजिएगा। अगर आप उसको कर पाएंगे तो इन प्रश्नों को करने में आराम से सक्षम हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या लिखा देखो दोस्तों, जनगणना 2011 के अंतर्गत आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का परसेंटेज कितना है? देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर नॉर्मली अगर बात करेंगे तो मतलब 100% जनसंख्या में से मेल और फीमेल का एक पूछ रहा है। अब इसमें फीमेल का परसेंटेज पूछा है तो ये आंकड़े ही तो हैं 52% के अराउंड लगभग, और यहाँ 48.46, बाकी जो बचेगा वो ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फीमेल इतना है और मेल इतना है, यही उसने आंकड़े पूछे हैं और यही आंसर क्या है इसका है। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा? 48.46, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये सब आंकड़े आपसे वो पूछ रहा है। अगर ये आंकड़े आप कंटेस्ट नहीं हैं तो फिर जो आने वाले आरओ के एग्जाम में प्रश्न है आप दोस्तों उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए उनको एक बार पूरा ओवरऑल व्यू कर लीजिएगा। और ऐसे प्रश्न सारे आरओ के एग्जाम में आए हुए हैं, जो आते हैं और ऐसे ही आएंगे। क्या लिखा है? जनगणना 2011 के अंतर्गत आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जो कुल जनसंख्या का कितना % क्या किया है? वृद्धि किया है। क्वेश्चन पूछा है बड़े आराम से, आप एक बार देखने का प्रयास करें। तो अगर इसमें देखा जाए कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो 2001 में से लेकर 2011 के अंतर्गत कितना % का वृद्धि किया है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसका जो आंसर है वो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो ये डी बन जाएगा। 20.09% की वृद्धि किया है, ये इसका उत्तर है। तो मेरा यही आपसे एक तात्पर्य है दोस्तों कि जनगणना के अभी तक के जितने प्रश्न आपने देखे, इन सारे प्रश्नों में आप एक एनालाइज कर पा रहे होंगे कि इनको बस सिर्फ आंकड़ों के अकॉर्डिंग आरओ के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको पूछने के उपरांत फिर क्या करता है? डायरेक्टली हिट कर लेता है। जैसे अगला प्रश्न 25 क्या है देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अंतरित आंकड़ों का आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? ये पूछना चाह रहा है आपसे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है, ये आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल सही बात है। 25% से कम यानी जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 22.23 के अराउंड क्या रहता है कि शहरी क्षेत्र में रहता है। तो मतलब यूपी की जनसंख्या का 22 पॉइंट लगभग के अराउंड क्या शहरी क्षेत्र में रहता है। ये बात बिल्कुल क्या है, कथन सही है। उत्तर प्रदेश की भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। भाई ये बात थोड़ी अब ये 22% शहरी रह रहा है तो यहाँ पे दिक्कत का विषय है। चलो मार्क कर लेते हैं, इसको भी देखेंगे, आगे चलते हैं। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर लिया था कि पहले नंबर पे इलाहाबाद ही आता है, नंबर 2 पे मुरादाबाद आता है। नंबर 3 अगला क्वेश्चन, तो ये तो सही है पहला और तीसरा। फिर क्या बोल रहा है? कवाल नगर, कवाल एक शहर नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये भी सही ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा है? बी। ये बात गलत है कि सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या राज्य है वो यूपी नहीं है, वो महाराष्ट्र है। तो आपके दिमाग में एक फिल्म पिक्चर बन पा रही होगी कि महाराष्ट्र में लगभग 45% जनसंख्या जो होती है वो क्या रह रही है? शहर में रह रही है। तो यानी यूपी में सिर्फ 22% रह रही है। तो इसका सही आंसर कौन सा नहीं होगा? बी नहीं होगा, यानी इसका क्या आंसर है? बी है। तो मित्रों इस तरीके से आप अगर जनगणना के आंकड़ों को आप रेडी कर लेंगे तो जनगणना जो नगरीकरण से प्रश्न आते हैं 7, 8, 9 के अराउंड जो आएंगे उन प्रश्नों को आप संतोषजनक तरीके से कर भी पाएंगे। और फिर इनका अभ्यास एक बार कर लीजिएगा लास्ट ईयर के पेपरों का। और लास्ट ईयर के पेपर अभ्यास करने का पर्पस ये हो जाएगा कि लगभग जितने प्रश्न लास्ट ईयर से कर लेंगे तो एक सिस्टमेटिक वे आपको चल जाएगा पता कि हाँ यहाँ से प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयारी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस आरओ की नई श्रृंखला के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे नए टॉपिक के अंतर्गत कि हाँ इसमें हमें मूलभूत क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए आप इस क्लास का एंजॉय करें। नमस्कार दोस्तों।